This video is sponsored by Ram Ram Group of the Companies. कुंभ जहां आस्था का विषय है, प्रचार प्रसार इतना हो रहा है, लेकिन तैयारियां भी अधूरी हैं। जब दोबारा सरकार बनी तो आप पे ना विश्वास करके बसपा से आए हुए ब्राह्मण नेता पे विश्वास किया। नहीं, ये सब मिथ्या है। बीजेपी में 75 साल बाद वरिष्ठ हो जाता है। अगला कौन होगा? पहले उत्तर प्रदेश में ठेका दिया जाता था पास कराने का, आपने वो बंद करा दिया। अगर आप इतना मुझे छेड़ रहे हैं तो मैं आपको एक किस्सा बताऊं। हाँ। कैसे नकल लुकी। एक रिश्तेदार ने तो मुझसे उनका विद्यालय वालों ने मुझसे संबंध तोड़ दिया कि आप मेरा एक सेंटर नहीं करा सकते, तो आज से मेरा संबंध खत्म। मोदी जी का जो फोबिया है वो रात में विचलित करता है केजरीवाल जी, दिन में विचलित करता है आदरणीय अखिलेश जी, और 24 घंटे जो विचलित करता है वो राहुल जी और खड़गे जी। जनेऊ जो औरंगजेब काटता था ना, चौटैया जो ब्रह्मांड का एंटीना बोलते थे, उसको काट के वो टनों टन करता था। क्यों? वो शास्त्रों को पुराणों को जो आक्रांता थे विदेशी क्यों जलाया? नालंदा जलाया, तक्षशिला जलाया, इसलिए कि इनकी संस्कृत और संस्कार जब तक रहेंगे तब तक ये सनातन को मानने वाले जातिहीन व्यवस्था में मिलकर रहेंगे। ओलंपिक सियासत में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सरकार ब्राह्मण विरोधी है। आप जाति से और संप्रदाय से क्यों परिभाषित करते हो व्यक्ति के अपराध को? गोरखपुर उपचुनाव में आपने योगी जी को उन्हीं के गढ़ में हरा दिया, साइकिल पे सवार होकर। जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की, मलाई खाएंगे। अब आप मंत्री, अब मलाई मुझे उम्मीद है जल्दी मिल जाएगा। हम लोग तो मिशनरी आदमी ना, संविधान में मिला हुआ हक क्या है? सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार मिले। आप रोजगार भी कहाँ दे रहे हैं? कितना नौकरी निकल रही है? वही कह रहा हूँ। क्या जरूरत है कि आपको कोई छोड़ना ही नहीं चाहता है? इसे कहते हैं हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। अंदर खाने की चर्चा होती है कि मंत्री जी लोग बैठक तो कर लें, जो भी वो चाहते हैं वो पूरा नहीं होता है। ऐसा नहीं है। पहले बसपा, फिर सपा, फिर बीजेपी के साथ आ पाए, तो जिस पे आप आरोप लगा रहे तो उनके साथ बैठने का क्या जरूरत है? यार स्कूल है, वो किसी की बपौती थोड़ी है पार्टी। आप खुद एमएलसी हैं, बेटा चौरी चौरा से विधायक है, एक बेटा पूर्व सांसद, एक बेटा अलग विधायकी की तैयारी कर रहा है, तो आप भी जो कुनबा है वो पूरा आपका भी वही सैफई परिवार की तरह होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि नहीं हम अकेले जीत गए हैं। तो हम जो आए इस पार्टी निषाद पार्टी प्रदेश भर में, तब भारतीय जनता पार्टी आई ना। अब संबल की बात आएगी तो आप कानून करेंगे, लेकिन अब जैसे हज की बात आएगी तो आपको सब्सिडी चाहिए। जैसे वक्त पे बात आएगा तो आपको वो कानून नहीं चाहिए। 3 तलाक की बात हो, आपको ये कानून नहीं चाहिए। कॉमन सिविल कोड आपको नहीं चाहिए। यूसीसी आपको नहीं चाहिए। आपको शरीयत अपने हिसाब से यूज करना है और संविधान भी अपने हिसाब से करना है। कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ज़मीन किसी के पास है तो पहले नंबर पर आर्मी, दूसरे नंबर पर रेलवे और तीसरा वक्त। आर्मी क्या करे? देश की सुरक्षा। और रेलवे का काम एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यात्रा को आसान करना। वह क्या काम करता है? लोग इस्लाम से नहीं परेशान है, परेशानी मुसलमान बन रहा है दुनिया में। इस्लाम का पार्ट नहीं है ट्रिपल तलाक। मौलवियों ने अपनी खुद की शरीयत थोपी है। गंगा तो पवित्र करती है, तो जो लोग अपवित्र लोग जाएंगे तो उनको तो डुबो देगी। अल्लाह और रसूलुल्लाह की शरीयत अलग है और मुल्ला की शरीयत अलग है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश का बंटवारा कर देना सही है। अगर बड़े राज्य हैं उनको विभाजित किया जाए तो वहाँ विकास ज्यादा अच्छा होता है। 1 करोड़ में आप उत्तर प्रदेश के कप्तान बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों से लाकर खिलाड़ियों को खिलाया जाता है और उसे पैसा अंडर 16 में 12 से 15 लाख रुपए, फिर अंडर 19 में 30। पूरा मेनू कार्ड तैयार है, मतलब ये पूरा बना हुआ है। अगर भगवान की कृपा इन पे हो गई तो पूरा भारत क्राइम मुक्त हो जाएगा और जितने ये कट्टरवादी है ये सब पाकिस्तान भागते मिलेंगे। तो मतलब आप चाहते हैं कि अगला देखिए हम सीएम योगी जैसा हो? व्यक्तिगत हम चाहेंगे कि हमारा भगवाधारी पीएम हो। भारत में जितने भी मंदिर थे सबको मस्जिदों में तब्दील किया। ये तो मुगलों ने किया। इस समय का जो भारत है पूरा हिंदू जाग गया है, पूरे हिंदू सतर्क हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि आप अपने नेम प्लेट को दुकान के बाहर लगाएं। जहाँ भी आप जाएंगे अब्दुल रशीद जो होगा मोनू के रूप में होगा, बशीर जो होगा सोनू बना होगा, उनके माथे पे टीका भी होगा। वो आजकल शिखा भी रखने लगे हैं। और अगर होटल में उसका नाम लिखा होगा, हम जितने सनातनी जितने हिंदू हैं हम अपनी रक्षा स्वयं कर पाएंगे। मुझे याद है 2019 में हमारा महाकुंभ का मेला था। उस समय हमारे माननीय गृह मंत्री जी उन्होंने मुझे कहा कि देखिए आप सबको जो है जितने भी जातियां हैं ओबीसी, एससी, एसटी सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। खाली उनको साथ नहीं बनाना है, उनको पद भी देना है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
राम मंदिर में गए, जब वो दंडमस्तक भगवान के सामने हो गए, पूरा उनका जो माथा था जमीन पे लेट गए, नतमस्तक हो गए। हमें ऐसा लगा हमने पहली बार ऐसा राजा देखा। हमें गीता पे स्वाध्याय करना चाहिए, गीता का ध्यान करना चाहिए, हमें महाभारत पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि अगर महाभारत नहीं होता शांति नहीं होती। इसीलिए एक बार ऐसा युद्ध अवश्य होना चाहिए जिससे शांति हो जाए। कुंभ में हमने किसी को प्रतिबंधित नहीं किया है। जो संगम को आके दंडवत प्रणाम करे, जो गंगा के जल को लेकर मस्तक से लगाए, जो संगम के तट पर लेटे हुए हनुमान जी को मस्तक झुकाए और उनका सिंदूर, पवित्र सिंदूर अपने मस्तक से लगाए, उन सब का स्वागत है। महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा क्या चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को प्रतिबंधित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो गैर हिंदू हैं, गैर सनातनी हैं, उनका व्यवसाय वहाँ प्रतिबंधित किया जाए कुंभ क्षेत्र में। आज देश के अंदर जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसे हुए हैं, ये घुसपैठिए हैं। इन सब लोगों को पहले ढूंढ ढूंढ कर मार मार के देश से बाहर किया जाना चाहिए। भगवाधारी, टीकाधारी इस देश की राष्ट्रीयता है। आज मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर भारत को सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए। सनातन की बात होती, हिंदुत्व की बात होती, लेकिन एक महीने से हमारे सनातनी हिंदू भाई वहाँ पे पीटे जा रहे हैं, रो रहे हैं, उनके साथ महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, और यहाँ की सरकार, हमारी सरकार, अपनी सरकार चुप होके बैठी। हमारे हिंदू सनातन संतों ने झोली पसार कर कहा था कि हमारी आस्था के 3 स्थान हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी। ये हमें लौटा दो। आगे किसी और स्थान के बारे में कोई चर्चा नहीं। क्या लगता है 2029 में पीएम योगी जी को होना चाहिए? इस देश के व्यवहार को और इस देश की आवाज को देख के तो ऐसा ही लग रहा है। मतलब आपको लगता है जब भगवाधारी दिल्ली की उस सत्ता की उस कुर्सी पे काबिज होगा, तब जाके वो जो परिकल्पना सोची हुई है सनातन और सभ्यता, हिंदुत्व, हिंदुस्तान की, वो जाके पूरी होगी। ललना गाढ़े विपत्ति आके पाला में होरी ला जाना मालहू। क्या कहते थे? रात को 2 गज दूरी मास्क है जरूर, और सुबह उठ करके चुनाव प्रचार में बड़ा कम बड़े से बड़े नाम, चरण वंदना करते हुए एकदम साष्टांग लेटे हुए लोग हैं। कई बार लगता है कि अभी पत्रकारिता जो बची खुची है वो यूट्यूब पे ही बची है। तो पोर्न स्टार है मियां खलीफा, तो बता दिया कि उसका चश्मा और मेरा चश्मा मैच करता है। पहले सुननी बिहार में काबा, फिर आयल यूपी में काबा, नौका अगल दिल्ली में काबा, कहीं कुछ बा कि सब बरिए के बड़ी कोई लाठी बा। अरे हवा दगाबाज रजऊ, नारेबाज रजऊ, जुमलेबाज रजऊ। हर कोई आदमी आज यहाँ रीढ़ वाला नहीं है, यहाँ लोग बिक जा रहे हैं। बहुत बड़ी गाड़ी से नहीं चलेंगे, यही होगा ना। दाल भात चल तो रहा है, 2-4 बीघा खेत है, खेती कर लेते हैं। लाखों का पर्दा, लाखों का बंगला, लाखों का टॉयलेट सीट बा। अरे चौकीदार के मिनी वर्जन इहो बड़का ढीठ बा। काबा दिल्ली में काबा। भी हम देखिए 21वीं सदी में है, लेकिन महिला के साथ जो उत्पीड़न होना है वो कम नहीं हुआ है। मुझे भी इन चीज़ों से बहुत कष्ट होता है। महिलाओं के लिए बहुत संघर्ष वाली स्थिति है। कोई भी मीटिंग होती है तो वहाँ पति प्रधान पहुँचते हैं, उनको यही नहीं पता, उनको सिर्फ अंगूठा लगाना और सिग्नेचर करने से मतलब होता है कि पति क्या कर रहा है उनको नहीं पता। आप लोग कम से कम इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि जहाँ महिला अगर पुरुष से ऊँचे वाले पद पे है तो पुरुष कहीं ना कहीं अनकम्फर्टेबल है। जब महिला ज़्यादा पढ़ लिख जाती है तो अपनी हक की बात करती है, हिस्सेदारी की बात होती है, और यही जो कारण है आज के दौर में बढ़ते तलाक का कारण है। इस पर आप क्या सोचते हैं? डिवोर्स का बात कब होता है? जब दोनों का अहम टकरा जाता है। जब वो अपने अधिकारों की बात घर में करते हैं वो पुरुषों को सहन नहीं होता। और कभी ये कहा है कि भाई बहन स्कूल से आई है या ऑफिस से आई है और भाई से कहते हैं कि 1 कप चाय बना के पिला दो, नहीं ना। पुरुष उत्पीड़न के भी बहुत हमारे पास मामले आते हैं क्योंकि पुरुष बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब आप महिला आयोग के अध्यक्ष बनी तो अपर्णा जी ने पदभार ग्रहण ही नहीं किया पहले। देखिए, ये सिर्फ आप लोगों की फैलाई हुई बातें हैं। ये हिंदुस्तान के तो कम से कम संस्कृति या संस्कार नहीं है कि भारत जैसे देश में कहीं वृद्धाश्रम चलाए। महिला की सबसे बड़ी दुश्मन महिला ही होती है। कोई ससुर ने कहा होगा कि बच्चा लड़का क्यों नहीं हो रहा है, सास ही कहती लड़का नहीं हो रहा है। शैलेंद्र सिंह, माफिया का नाम मुख्तार अंसारी। तुम नाम नहीं लेना मुख्तार का।
मुख्तार इतना बड़ा माफिया कैसे बन गया? मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच में क्रॉस फायरिंग है कैंटोनमेंट थाना क्षेत्र में। क्या उस बीच में मुख्तार ने भी आपको धमकी दी? अब मुख्तार को इतना दहशत हो गई थी, उनको बाद में पता चला कि वो तो मैं कैंट स्टेशन के सामने बुलाया था इनको डील करने के लिए, और ये हुआ था कि लाइव इनकाउंटर भी हो सकता है, इस तैयारी में था। जहाँ के आपके पास चार्ज था वहाँ के आज भी एक हैं धनंजय सिंह जी, उनका भी नाम खूब चलता है। धनंजय जो वहाँ बंद थे बाराबंकी जेल में, इनका ट्रांसफर मैंने करा दिया फतेहगढ़ कन्नौज जेल में, जहाँ तो फोन उन काम नहीं करता। खत्म 2 मिनट में माफियागिरी लोगों को। यूपी के सबसे अच्छा डीजीपी कौन रहे? तो डीजीपी का हमारे लिए तो कोई महत्व नहीं था, क्योंकि हम अपना निर्णय अपने से लेते थे। सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन लगा? पहले कल्याण सिंह का रिज्यूम देखा मैंने, वर्तमान में योगी जी हैं, लेकिन अभी भी इनको कुछ अपने को ठीक करना है। यूपी को का 18 से आज 5 साल हो गए, 6 साल होने को है, कोई सुध नहीं ले रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके कि उसे पास करा के उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो यही तो राजा है, यही तो सरकार है। हमें बेस्ट पुलिस नहीं चाहिए, हमें अपनी पुलिस चाहिए। हमें अच्छा राजा नहीं चाहिए, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए, हमको अपना एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि आपको पार्टी बनानी पड़े? पुलिस में रह के वो व्यवस्था आपने दुरुस्त नहीं कर पाए कि पार्टी बनाना पड़ा? जवान नहीं खोल सकते, फिर भी हम नौकरी पे आए हैं। तो हमारे अंदर उतना स्ट्रेंथ नहीं है, हम टूट जाएंगे। मुख्तार अंसारी थी बात, मुख्तार अंसारी ने बड़ी कायदे की बातें बताई थी। क्या बताई थी? कि कैसे अपराधी अंदर आ सकते हैं। तो यानी मुख्तार अंसारी चाहता था अपराध रुके? नहीं, वो चाहता नहीं था कि मेरी हत्या ना हो जाए। मायावती जी को पसंद नहीं आया क्या? आप हटाने के 15 दिन बाद सस्पेंड कर दिया हमको। जनता के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप शासक नहीं। दुरुपयोग कहाँ होता है? लोग असीमित अधिकार गैर कानूनी तरीके से ले रहे हैं। बुंदेलखंड में कोई योजना ऐसी नहीं बन रही जो वहाँ के लाभ के लिए हो। 8-10 हज़ार करोड़ रुपए लगा दिया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने में, पूरा भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी हो गई। बुंदेलखंड का कोई लाभ तो उससे हो रहा है। इतना ही दबाव होता है तो आप भी ऑफ कर लेते, आप भी दबाव ले लेते। ये मंत्री को या विधायक को या सांसद को कानून के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर वो काम वो सेवा में रहते हुए हुआ रहता तो सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक नजीर बन जाती दूसरों के लिए। ऐसा है क्या कि लखनऊ के लिए मेट्रो समय से पहले आ गई? 10-90 को एक तरह से कहा जाए तो ठिकाने ही लगा दिया गया है। जो पब्लिक का पैसा लगा है तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा मन में नहीं आया कि अगर 2-3 पेटी दबा दिया रहता, मैं भी तो बढ़ा दिया रहता तो आज कुछ और व्यवस्था होती। ज्यादा भीड़ माने मुख्यमंत्री जी की यहाँ आ रही है जिलों से, तो जरूर ये रिफ्लेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं उनकी समस्याएं हल नहीं हो रही है। एक नेताजी मिलने आते हैं और पहले दबाव बनाते हैं कि भाई उस अधिकारी पे कार्रवाई करो। जब मैंने कह दिया जांच कराएंगे, कोई 2-3 घंटे में थोड़ी परिणाम आ जाता है जांच में। आप मुलायम जी के दौर में भी थे, मायावती जी का दौर भी देखा आपने, कल्याण सिंह का भी दौर देखा, अखिलेश जी तक आपने देखा। तो सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आपके हिसाब से कौन है? आईएएस के लिए कहा जाता है, आईएएस और भ्रष्टाचार इनका जो दोस्ताना होता है, जय वीरू टाइप का होता है। हाँ, कुछ प्रतिशत तो जैसे हर सेवा में है, आईएएस में भी वो बात आ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो निचले तबके पे आप कार्रवाई कर देते हो, खाना पूर्ति है। एक आपका और आपके समय की परियोजना थी जेपीएनआरसी, हाँ। उसको भी ठप कर दिया गया, बंद कर दिया गया, हर साल अब बवाल। गाजीपुर में आपसे तो मुख्तार का दौर था। ये अफजाल अंसारी जी तो मैं समझता हूँ बड़े अच्छे विधायक हैं। तो फिर अब चुनाव नहीं लड़ेंगे? अभी मेरा कोई ऐसा कोई विचार नहीं। तो फिर क्यों चुनाव लड़े थे? जो कि मेरे ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आया। मैं आईबी के लोगों के साथ में टच में था और उनको मैंने बिना किसी के सिवाय मेरे और किसी को नहीं पता था कि ये आईबी के ऑफिसर हैं। कुछ एक को मैंने श्रीनगर भेजा, कुछ को यहाँ रखा, और जब ये हो गया काम तो उन्होंने कहा कि आपके लिए हम स्पेशल फंड से चेक देना चाहते हैं, आप बताएं कितने का चेक बनाएं। अब सरकार का दबाव आ गया, किसी मंत्री का फोन आ गया, जी ये मेरे विधानसभा का है, मेरे लोकसभा का खबर है, इसे मत चलाइए, अब चूंकि शासन का कॉल है। ऐसे में नहीं, ऐसे में भी अगर स्टोरी में सच्चाई है तो जरूर चलती थी। आपने जिस नाम का भी जिक्र किया, रामदेव महाराज का, उसमें भी आपका क्रेडिट है। शुरुआत में वो जो चंकई जाने शुरू हुए थे योग के, वो आपके दौर में जी पे आया था। आप ले ना ले। एक संस्था है वक्फ बोर्ड, वो बकवास बोर्ड है। अरे वक्फ बोर्ड छोड़ो, तुम्हारे बाप दादे पैदा नहीं हुए थे, जो मंदिर खंडेर पड़े हैं जहाँ कोई दीप जलाने वाला नहीं है। क्या सरकार ने उसके संरक्षण संबंधने के लिए कुछ किया? नहीं किया। हमारा जो सनातन बोर्ड बनेगा, हमारे जितने धार्मिक संस्था है उसका संचालन हम करेंगे। शस्त्र में जयते शास्त्र में जयते की परंपरा है, अखाड़े का मतलब ही है। लेकिन हिंदू एक मंच पे आ क्यों नहीं पाता?
क्यों वो जातियों में बढ़ जाता है? अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं क्लिनिक खोल के बैठ जाऊँ तो क्या होगा? लेकिन अभी तो यही हो रहा है, जो डॉक्टर नहीं वो भी क्लिनिक खोल ले रहा है। तेज प्रताप सुनिए, आपको उपचुनाव में ही क्यों लाया जाता है? काफी हैं, पर्याप्त है भाजपा के। तेज प्रताप और तेजस्वी, आपको सबसे ज्यादा क्लिक किन से बात करके मिलता है? तो मैं उनसे बहुत बात होती है, कई बार सोशल मीडिया पे शेयर भी करते हैं कॉल को। मोदी और योगी जी में कौन बेहतर है? ये तो भाजपा डिसाइड करेगी, लड़ाई करे। तो तेजू भैया गाड़ी तो खूब तेज चलाते हैं। मैं तो बहुत संभाल के जो है देख के चलाता हूँ। एक आपके पास किया है जिस पे 5 चालान है, एक मर्सिडीज है जिस पे आपके 12 चालान है। ये बताइए, लालू जी और मुलायम जी में कौन आपको पसंद है? किसने कहा कि भाई साहब पहुंचना है स्टेडियम, शपथ लेना है? कुछ बातें पर्दे में भी रहनी चाहिए। कहा जाता है अल्पसंख्यक संघ की पाठशाला में जाते नहीं। आपने नमस्ते सदा बस्तले खूब किया होगा। पढ़ाई हमने यूनिवर्सिटी 17 साल जाते रहे। यूनिवर्सिटी 17 साल जाते रहे, पढ़ाई 5 साल की किया। मैरिज हॉल में गए खाना कोई ऐसा छात्र नेता नहीं होगा जो बेगानी शादी में जो अब्दुल्ला दीवाना ना बना। अच्छा, कॉल आया तो यकीन हुआ कि आपको ऐसा नहीं लगा जैसे हमने का कोई तफरी मारा? क्योंकि वो जहाँ से कॉल आएगा वहाँ तफरी नहीं होती है। कोई आए आज उसको काटा जाए। काटना नहीं, इसको बाटर सिस्टम कहेंगे। जिस समाज से आप आते हैं उस समाज में लोग एबीवीपी से थोड़ा बचते हैं। बीजेपी में जो भी मुसलमान आता है वो हिंदुओं की बात ज्यादा करता है। आप पर भी कुछ ऐसा ही दबाव रहता है क्या? आपकी पार्टी ने अब्दुल को राजनीति करने का भी मौका कम दिया है। गिन तो आप रहे, लेकिन मंत्री आप अकेले हैं। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि कुंभ में जो है जाएगा गंगा मैया डुबा देंगी। जो पापी है वही पाप का मतलब वहाँ धोने जाता है। देखिए, चंद्रशेखर रावण की माँ ने दूध पिलाया है कि वो ये कह दें कि हज जाने वाले सब पापी होते हैं। हज में वही जाते हैं जो पापी होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर औकात है, थोड़ी सी हिम्मत है, तो जरा कह के देखो, आटा दाल का भाव तुम्हें पता चल जाएगा। इसलिए हिंदुओं के संतों के स्वाभिमान को न करो दो, मत झकझोरो। अच्छा रहेगा अगर टेढ़ी दृष्टि से देख लिया तो चंद्रशेखर रावण ढूंढने से नहीं मिलेंगे, कहाँ से कहाँ चले गए। सत्ता, संत और संसद, और आप उसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो कैसे ये तीनों चीज मैनेज होती है? राजनीति मेरा पेशा नहीं है, राजनीति मेरी दुनिया नहीं है, राजनीति मेरा जीवन नहीं है। लोग एक बार प्रधान बनने के लिए तरसते हैं। मैं 7वीं बार सांसद हूँ और सांसद होने के बाद भी मैंने कोई कुंभ नहीं छोड़ा। जब भारतीय वायुसेना बॉम्बिंग करती है, स्त्रियों के भ्रूण उनके गर्भ में समाप्त हो जाते हैं। ऐसा कौन सा ऑपरेशन रहा है जिसको करने के बाद आज भी फील बहुत गुड होता है कि यार ये वाला तो नजीर ही बन गया? पाकिस्तान इतना डर गया था कि उनके जहाज टेक ऑफ करने से डर रहे थे। एयरफोर्स जब मारती है तो दर्द भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता, और आपका अस्तित्व पंचतत्व में कब विलीन हो जाता है आप जान ही नहीं पाते। मुझे लगता है कश्मीरी जो लोग हैं, मुस्लिम्स हैं जो वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चालाक किस्म की प्रवृत्ति है उनकी। 0001 hours of this date this operation will start। आपके पास ये मीन्स है, सरेंडर कर दो। उसके बाद एक एक को चुन चुन के ढूंढ करके मिलिटेंट, चाहे उसके लिए उसका पूरा घर उड़ाना पड़े, चाहे उसके लिए उसकी पूरी फैमिली को उड़ा देना पड़े, लेकिन इस मिलिटेंसी को समाप्त करने का एक ऑपरेशन चलाना चाहिए। क्या संभव है कि यहाँ से हिंदू जाके वहाँ बस पाए? देखिए, संभव तो बिल्कुल है, और अगर संभव किसी को लगता हो कि संभव नहीं होगा, तो अगर कल की सेना को सरकार अधिकृत करे तो कल की सेना विदिन 6 months वहाँ पर हिंदुओं को बसा सकती है। कॉन्वॉय का जाना जम्मू और से श्रीनगर के हाईवे में एक कॉमन बात है। देखिए, पुलवामा हमले को तो इसके विषय में सोचो तो हर बार बीपी की एक गोली खानी पड़ती है। वो पूरी तरीके से जागृत और लड़ने को तैयार बैठे हैं 2 मिनट की रेडनेस में कि अगर तुम आते हो तो 2 मिनट में तुमको गिरा। पूरी फौज एकदम इस बात के लिए पूरी तरह कटिबद्ध थी कि अगर अभिनंदन को कुछ होता है तो पाकिस्तान को भारत के नक्शे से मिटा देंगे, फिर चाहे जो भी हो। आप
नमस्ते करने लगे, प्रणाम करने लगे, गुड मॉर्निंग करने लगे, गुड नाइट करने लग गए। हम आज भी राम राम कर। ये भी आरएसएस का ही प्रकल्प है। सरकार से इसमें हम सहयोग नहीं, काम सरकार का नहीं, काम हम राष्ट्र का करते। आजमगढ़ में लंबा कन्वर्जन है, शासक तो एक ऐसे भगवा और वस्त्र पहन के हिंदुत्व की बात करने वाले, फिर भी ये हो रहा है। शासन कुछ नियमों में बंधा रहता है। ऐसे ही एक विवाद ऐसे भी उठता है कि जो राष्ट्रगान है वो भी तो विवादित है। विचार करने वाले विचार कर रहे हैं, क्या क्या विचार कर रहे हैं अधिकृत रूप में वही बता सकते हैं। जहां बात राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ी हो वहां धन की कोई कीमत नहीं। जिस भी समाज को भविष्य अपना ठीक करना है उसे इतिहास से प्रेरणा लेनी ही पड़ेगी। क्या बात हुई प्रधानमंत्री जी से? हम तो सोच रहे थे कि जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या सवाल होंगे। हादसा आपके साथ ऐसा हुआ, ऐसे पे तो आदमी सरेंडर कर देता है। रेलवे के यूनियन होने के बाद इतना आप लोगों ने चक्का जाम किया, इतना विरोध, इसके बाद भी एनपीएस और यूपीएस जैसी व्यवस्था आ गई। साम्राज्यवादी सोच है ये उसका परिणाम है। कि आज़ादी से पहले देश में एक ही ट्रेड यूनियन आंदोलन होता था। कांग्रेस सत्ता में जैसे ही आई इसने अपनी एक अलग यूनियन बना दी। सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है या सरकार की मंशा ही नहीं है कि पुरानी पेंशन बहाल हो? देखिए फैक्ट तो यही है कि सरकार की मंशा पुरानी पेंशन बहाल करने की बिल्कुल नहीं थी। क्या पता रेलवे को जब पूरी तरीके से निजीकरण कर दिया जाए तो चीजें बेहतर हो जाए। बहुत खराब हो जाएगा। आप काम कर सकते हैं तो काम कीजिए, नहीं तो अगला गेट के बाहर खड़ा है। हम सन 60 पे हड़ताल में गए, सन 68 में हम लोग हड़ताल में गए, सन 74 में हम लोगों ने चक्का जाम किया। तो वो गरीब लोग रहे कहाँ? उन गरीबों की बात हुई कहाँ? 2 जनरल बोगी हो गए। देखिए बात आपकी मनीष भाई बिल्कुल ठीक है। अब आप आगे हार्डकोर पॉलिटिक्स में आने वाले हैं, अब यूनियन की बात छोड़ के आप देश की बात करने वाले हैं। हम उन 2 करोड़ लोगों का रोज क्या करेंगे जो हमारे गरीब लोग हैं? ये बर्बाद कर देंगे। ये ठीक है मैंने अपना बच्चा खो दिया, लेकिन ये लाखों बच्चे भी तो मेरे ही सहारे हैं। इनको कौन देखेगा? इनको कौन देखेगा? रेलवे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, इसकी जिम्मेदारी रेलवे को लेनी होगी। मैं धमकी देने का आदी नहीं हूँ, ना मेरा मंतव्य है। बिका हुआ जो मीडिया है वो हमेशा इनके पक्ष में लिखने का काम करता है। स्वस्थ रहने के लिए शराब जरूरी है या नहीं? स्वस्थ रहने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। फिर क्या जरूरी है? सबसे पहले वो लोन लेना बंद कर। जो पाठशाला जहाँ से बच्चे पढ़ के आज के निकल रहे वहीं पे गलत है क्या? मैन बिहाइंड मशीन होना चाहिए, ना कि मशीन बिहाइंड मैन। कैंसर वो बीमारी है क्या जितना इससे डराया जाता है? बहुत सी बीमारी इतनी भीषण नहीं जिनको डरा के व्यापार किया जाता है। क्या कैंसर वही बीमारी है जो डेथ सर्टिफिकेट लेके साथ में आती है? ऐसा मार्केट में है। तो ये पियोगे तो कैंसर होगा? देखिए सिगरेट कैंसर का कारण है, लेकिन अभी इसमें बहस की बहुत जरूरत है। हमारे एक ही मरीज को कई जगह लाइन लगानी पड़ती है। अगर हम 5 दवाई 4 दवा लिखते हैं, उसकी जांचें लिख रहे हैं, उसका नाम लिखने में कितना मिनट लगेगा? एक नाम भी लिखना है राम भरोसे। हमारे ब्लड शुगर के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए और हार्ट की बीमारी के लिए, ब्रेन स्ट्रोक के लिए बैंकिंग सिस्टम जिम्मेदार है। सुबह 8 बजे ओपीडी सरकारी शुरू हो जाती है। गांव में भी कोई मरीज 8 बजे तक हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, शहर में लोग तो आंख नहीं खोल पाते। 8 बजे ओपीडी का जो औचित्य है वो बहुत अच्छा नहीं है। सरकारी अस्पताल पे एक आम मरीज को जल्दी विश्वास नहीं होता है क्योंकि सरकार मार्केटिंग नहीं करती। नहीं, मार्केटिंग तो खूब विज्ञापन पे खर्च होता है। नहीं वो तो होता है। तो हमारे इस देश में मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको फैसिलिटेट करने की जरूरत है। मेडिकल इंश्योरेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, जब सरकार फ्री इलाज दे रही है लेकिन वो हो कहाँ पाता है? संविधान अपने हित के अनुसार इस्तेमाल करना कहाँ तक सही है? संविधान में लिखा है हम भारत के लोग। भारत के लोग, भारत के हिंदू से मतलब नहीं है, भारत के मुसलमान से मतलब नहीं है, भारत के सिख और ईसाई से मतलब नहीं। विदेशी ताकत हमारे संस्कृति और सभ्यता को खत्म करना चाहती है। हमारे समाज के जो बच्चे भारत में, या खासतौर से महिलाएं, स्त्री, जो आपको हजरतगंज में या मॉल्स में जीन्स पहने घूम रहे हैं, आप ये देखेंगे कि वो साथ में जीन्स भी पहने, टी शर्ट भी पहने और यहाँ तक चूड़ा भी। गंगा जमनी तहजीब में सारे तत्व हैं। उसमें सनातन के तत्व भी हो सकते हैं, इसमें इस्लाम के तत्व भी हो सकते हैं, उसमें ईसाइयत के तत्व भी हो सकते हैं। आज के परिवेश में देखिए, जब भी मिलने की बात हो रही है तो संगम नहीं हो पा रहा है। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि हम भारत के हिंदू या हम भारत के मुसलमान या हम भारत के सिख या हम भारत के ईसाई। वहाँ धर्म और जाति लिखा है हम भारत के लोग। वास्तविक और सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है, नहीं तो ये मेटेरियलिज्म, इसका ग्लैमर और इसका जो वर्चुअल फेज है जो हमारे सामने पेश किया जा रहा है, ये हम लोगों को कहीं कहीं छोड़ेगा। ऐसे परिलोक की खोज में है, ऐसी मिराज की खोज में, ऐसी मरीचिका को ढूंढ रहे हैं जो मरीचिका हमको प्यासा करके हमको मृत्यु तक तो ले जाएगी, पर वो सपना कभी पूरा होने वाला।
तो भारत की राजनीति देखिए तो दलित के इर्द गिर्द ही घूमती रहे। भारतीय राजनीति इसीलिए दलित राजनीति के चारों तरफ घूम रही है कि भारत के समाज की कॉन्शियस में ये आ गया है कि ये हमारा इंटीग्रल पार्ट तो है, परंतु इसके साथ गलत हुआ, ये हमारे साथ उस पायदान पे नहीं खड़ा जहां हम खड़े हैं। कैसे कोई एक अधिकारी सुपर अथॉरिटी हो सकता है कि वो ये डिसीजन ले ले कि हाँ क्या गलत है, एक्शन ले लिया जाए। इंडियन कल्चरल सोशल इथॉस में इक्वलिटी और जस्टिस की कोई जगह है नहीं। इंसानियत की जानिब भी कैसा सफर जानी, हैवानियत भी जाती नहीं है हमारी। वक्त के हुक्मरान से कोई जाके पूछे इस देश में तुम्हारे क्यों सुरक्षित नहीं है नारी। एक जस्टिस का किसी जनप्रतिनिधि के साथ मेल जोल कैसा होना चाहिए। मैं किसी बड़े कैपिटलिस्ट के खिलाफ मुकदमा लड़ने में आ जाऊं तो आप समझिए कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, उसकी टर्म्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब हम ये मान के चले कि एक पूर्व न्यायाधीश साहब कह रहे हैं कि न्याय बहुत महंगा है। हम सब क्या लॉ ब्रेक करने में हमको प्रिविलेज महसूस होता है। मैं अगर टोल वाले को कह दूं भाई मेरा टोल नहीं रहे, मैं पूर्व जज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और वो न ले, तो मेरे साथ बैठने वाले बड़े खुश होंगे कि साहब जज साहब का बड़ा असर रौला है। कभी हाल में चालान हुए अभी मैंने 15-16 हज़ार रुपये भरवाए। बुलडोजर का जो मुख है वो एक विशेष समुदाय की तरफ है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो नीयत खराब थी, ये तो मानूंगा। कटेंगे तो कटेंगे, आप कैसे दो। असल में हमने स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट विलेज बनाए और वहाँ चीज़ों पर वर्क करें तो मैं समझता हूँ चीज़ अच्छी हो सकती है। 1991 वर्षिप एक्ट किन जन्मभूमि मामले में लागू नहीं। उसके बाद अभी ज्ञान व्यापी वाला जो मामला है वो लोअर कोर्ट में है। ऐसे मतलब मामले चलते रहे तो बहुत से मंदिर हैं जो अभी इस लिस्ट में आने बाकी हैं। तो कभी मेरे कोर्ट में आए हैं। आप मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को कैसे देखते हैं? नेचुरली मेरी नज़र में तो मुख्तार बेटर देन नया हौसला नई उड़ान भरनी है, मेहनत आप हमें सुबह शाम करनी है, नए खतरों से खेलना है, हमें फलसफे की एक नई किताब लिखनी है।